नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को एक समान शिक्षा और सबश्रेष्ठ शिक्षा मिल सके, इसी के साथ लिए हमारा यूट्यूब चैनल बनाया गया है और इसी यकीन और विश्वास के साथ हम निरंतर काम करते आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसी क्रम में आज हम देखेंगे कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोहेलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इसको आज हम पूरी डिटेल के साथ, जैसा कि हम और वीडियो को देखते आए हैं, इसको भी बिल्कुल उसी डिटेल, उसी मस्ती के साथ इसको पढ़ेंगे, एंजॉय करते हुए इसको पढ़ेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग एंड फैक्ट्स वाली होने वाली है, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और मेरे साथ अपने अपने बेहतरीन नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं, जो आप इनको मेंटेन कर रहे हैं, यही नोट आपकी सफलता की कुंजी साबित होंगे। जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा तो आपको क्विक एंड फास्ट रिवीजन के लिए इसी नोट्स का सहारा लेना होगा, क्योंकि आप कई लंबी लंबी घंटे की वीडियो या बड़ी बड़ी किताबें नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए क्विक एंड स्मार्ट नोट्स आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे और आपकी एक सीट, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, सभी में आपकी एक सीट बिल्कुल पक्की निश्चित करेंगे। तो आप अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आज की कोहेलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत की वीडियो है। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और वाइगोत्स्की सभी पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई है। सभी की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन सिद्धांत को भी जरूर देखिएगा। उन सिद्धांतों को देखने के बाद और आज की वीडियो देखने के बाद, बल्कि हम सभी वीडियो को इस तरह से बनाते हैं कि बच्चे को बहुत ही अच्छे समझ में आए। अगर वो घर में नौकरी कर रहा है, कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, घर में गृहिणी काम कर रही है, उनको समय कम मिल पाता, तो कम समय में भी उनको एक बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। उनको ऐसा लगे पढ़ के कि उनको लगे कि हाँ, हमने कुछ सीखा। ऐसा नहीं कि उनका 10 मिनट का वीडियो मेरी देखें और उनका टाइम खराब हो जाए। मैं ये कभी नहीं चाहता, तो इसलिए मैं बेहतर वीडियो बनाता हूँ और बेहतरीन चीज़ लोगों को प्रोवाइड करने में लगा रहता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहेलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो ये आपको जोर ध्यान रखना है। ये कब पैदा हुए, कब मरे, इसका कोई औचित्य नहीं है, ना ही इसका कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है कि ये किस देश के वैज्ञानिक थे, तो आपको पता होना चाहिए ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो क्वेश्चन इससे जरूर बनता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और पूरा नाम इनका लॉरेंस कोहेलबर्ग था। अब देखिए, कोहेलबर्ग ने प्रयोग किसके साथ किया? थॉर्नडाइक ने बिल्ली के साथ किया, पावलोव ने कुत्ते के साथ किया, स्किनर ने कबूतर और चूहों के साथ किया। इसी प्रकार अगर कोहेलबर्ग की बात आ जाए, तो कोहेलबर्ग महोदय ने अपने बच्चों के साथ ये प्रयोग किया था। 20 साल तक विशेष प्रकार के प्रयोग इन्होंने बच्चों पर किए और उसके बाद इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने ये पाया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। जो मोरल डेवलपमेंट होगा उसके 6 चरण होंगे, जिनसे प्रत्येक बच्चा गुजरता है। इन्होंने 6 चरण बताए, 3 अवस्थाएं बताई, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। 3 अवस्थाएं बताई थी और 3 अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण थे। तो इस प्रकार कुल टोटल 6 चरण इन्होंने बताए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इनके सिद्धांत के अन्य नाम। फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि नैतिक अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नैतिक विकास का सिद्धांत पूछ ले तो भी कोहेलबर्ग के साथ हमारा आंसर चला जाएगा, और अगर पूछ ले कि नैतिक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया या किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को ही नैतिक अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी थी। अब देखिए नोट्स है ये, मैंने देखिए रेड पेन से बोल्ड किया, इसको भी आप नोट कीजिएगा। इन्होंने अपना सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था? तो 1969 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपको जोर ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैंने टेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन में देखा है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग ने अपना सिद्धांत कब दिया? 1969 में। और 1981 और 1984 में सिद्धांत इन्होंने संशोधन भी किया था। सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी और अपने प्रयोगों के आधार पर लगा कि ये कमी है, तो उसके आधार पर इन्होंने उस सिद्धांत को मॉडिफाई किया, अपडेटेड किया, नवीनीकरण किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके सिद्धांत के 2 नाम है, नैतिक विकास सिद्धांत और नैतिक अवस्था का सिद्धांत। और 1969 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नैतिकता की बात कर रहे हैं। इनका सिद्धांत ही पूरा नैतिकता पर बेस्ड है। नैतिकता के ऊपर ही इन्होंने 20 साल तक काफी लंबे समय तक प्रयोग किया और बच्चों पर इन्होंने नैतिक विकास की 6 चरणों को ढूंढ के बताया। तो जब नैतिकता की बात हो रही है, तो नैतिकता का क्या अर्थ है? एक मिनट जरा हम इसको भी जान लेते हैं कि नैतिकता का क्या अर्थ होता है। तो लेकिन नैतिकता एक वह गुण है, वह क्वालिटी है हर व्यक्ति की, कि जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है कि दुनिया में, व्यवहार में, समाज में क्या सही है, क्या कार्य किया जाना सही है और क्या व्यवहार किया जाना सही है, गलत है, उसकी जो जानकारी हमें मिलती है, उसकी तो वो जो क्वालिटी है, वो गुण है, वही नैतिकता है। और नैतिकता, देखिए नैतिकता के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नैतिकता जन्मजात नहीं होती। आप जब भी पैदा होंगे, पेट से बच्चा जन्म लेगा, तो वो नैतिकता को लेकर पैदा नहीं होता है। नैतिकता असल में सामाजिक परिवेश से सीख ही अर्जित की जाती है। आपका सर्वोत्तम बालक का जो विकास होगा
आपका हुआ, हमारा हुआ, और जो भी बच्चे पैदा होंगे उन सबका जो नैतिक विकास होगा वो उनके आसपास, पड़ोस से, उनके परिवार से तथा स्कूल में होता है। नैतिकता जन्म से, कोई पेट से सीखकर पैदा नहीं होता, और जब बच्चा पैदा होता है तो ना नैतिक होता है ना वह अनैतिक होता है। ध्यान करिएगा फ्रेंड्स इसको। देखिए मैंने इसमें पॉइंट्स बनाया, आप भी जो नोट डाउन कीजिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तो वह ना नैतिक होता है ना अनैतिक। उसको ना ही हम नैतिक कैटेगरी में रख सकते और ना ही उसको हम अनैतिक कैटेगरी में रख सकते हैं, बल्कि वह अच्छा या बुरा जिस प्रकार का भी आचरण सीखेगा वो सभी समाज से सीखेगा, अपने परिवार से सीखेगा, अपने विद्यालय में सीखेगा। विद्यालय में उसके मित्र होंगे, उसकी मित्र मंडली जो होगी, उसका जो एक फ्रेंडशिप जोन होगा, उन सभी लोगों से वो अच्छा या बुरा आचरण सीखेगा, व्यवहार सीखेगा। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में परिवार व वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए कोहलबर्ग की एक बात और आती है इंपोर्टेंट निकल के कि ये छोटी छोटी कथाओं को सुनाया करते थे। ये अपने जो फॉलोअर्स, अपने स्टूडेंट और अपने साथ के जो भी इनके पास उठे बैठा करते थे लोग, तो उनको छोटी छोटी कथाएं सुना करते थे। और कथाओं में क्या सुनाया करते थे, ये नैतिकता संबंधित कथाएं हो करती थी। उन कथाओं को सुनाने के बाद उससे रिलेटेड नैतिकता के क्वेश्चन पूछा करते थे। इनकी एक कथा काफ़ी फेमस है, मैं आपको 1 मिनट लगेगा उसको बता देता हूँ। एक काफ़ी संक्षेप में बताऊँगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम हिंज था। हिंज, उसकी पत्नी काफ़ी बीमार थी और उसकी पत्नी के लिए जो डॉक्टर ने दवाई बताई, वो दवाई एक तो काफ़ी महंगी थी। उस जमाने में उसके पास वो इतना आर्थिक संपन्न नहीं था कि वो दवाई को खरीद सके। और जिससे दवाई लेने गया डॉक्टर से, मेडिकल से, केमिस्ट से, तो उस केमिस्ट ने भी उस दवाई का 10 गुना दाम बताया। एक तो दवाई वैसे ही बहुत महंगी थी, दूसरा उस केमिस्ट ने उस दवाई का 10 गुना दाम बताया। तो उस 10 गुना दाम को लेने की उसकी अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको ले सके। तो उसके पास अब 2 ऑप्शन थे। देखिए, या तो वो चोरी करे उस दुकान से, चोरी करने के बाद क्या होगा कि उसे चोरी करके अपनी पत्नी को बचा लेगा, लेकिन वो चोरी करने के आरोप में पुलिस उसको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो देखिए यहाँ पर वो नैतिकता के यही क्वेश्चन लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय अपने स्टूडेंट्स से पूछा करते थे कथा सुना के। देखिए कि अब बताइए कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कि वो नैतिकता दिखाते हुए चोरी ना करे और अपनी पत्नी को मर जाने दे, या फिर वो नैतिकता का वो जो एक आवरण है उसको छोड़े और चोरी करे दुकान में, और चोरी करके अपनी पत्नी की जान बचाए। और चोरी करेगा तो वो चोरी करना समाज की दृष्टि से गलत है, क्योंकि जिसने वो दवाई खोजी है, जिसने वो दवाई बेच रहा है, वो उसकी दवाई है। तो अगर वो चोरी करके दवाई देता है अपनी पत्नी को तो नैतिकता का उल्लंघन करेगा, लेकिन अगर नैतिकता का उल्लंघन कर दे तो अपनी पत्नी को बचा लेगा। इसी कहते हैं डिलेमा की स्थिति, कि आगे वो पीछे का आदमी करे तो क्या करे क्या। यही नैतिकता की पहचान के लिए ऐसी कहानियां, छोटी छोटी कथाओं को लॉरेंस कोहलबर्ग सुनाया करते थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कथा काफ़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। काफ़ी छोटी और संक्षेप में मैंने आपको कथा सुनाई है। अब देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं की बात आती है। कोहलबर्ग ने 20 साल तक बच्चों पर प्रयोग किया और उस प्रयोग के बाद उन्होंने 6 चरण और 3 अवस्थाएं बताई। तो उन अवस्थाओं को देख लेते हैं। इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इन सभी नोट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। नोट्स ही आपकी सफलता के असली साथी होंगे। और देखिए फ्रेंड, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन स्टडी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मन से, ईमानदारी से अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए हम आपके लिए पूरी ईमानदारी मेहनत से लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छी क्लास आपको देते हैं विद डिटेलिंग। तो आप भी अगर मन से अगर आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी दिखाइएगा, अपने प्रति ईमानदार होइएगा, हमारे प्रति ईमानदार होइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आते हैं वापस टॉपिक पर अपने। इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। अब इनके क्या क्या नाम है देखिए फ्रेंड, देख लेते हैं। पहला तो बताया इन्होंने पूर्व नैतिक स्तर, दूसरी अवस्था थी इनकी परंपरागत नैतिक स्तर, और तीसरी अवस्था बताई उत्तर परंपरागत स्तर। अब देखिए इंग्लिश में मैं इनका नाम बता देता हूं आपको। पूर्व नैतिक स्तर को कहा जाता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत नैतिक स्तर कन्वेंशनल मोरल स्टेज, और उत्तर परंपरागत स्तर को कहा जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इनकी 3 नैतिक स्तर इन्होंने बताए। और देखिए इनकी उम्र की बात की जाए तो पहली स्टेज 4 से 10 वर्ष के लिए, दूसरी 10 से 13, और तीसरी 13 से वर्ष से अधिक के लिए, अधिक के बच्चों के बारे में बताया। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। और देखिए इनकी जो तीसरी और अंतिम अवस्था है उत्तर परंपरागत स्तर, उसका एक नाम और है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। क्या नाम है फ्रेंड्स का? आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो आपको इसमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है, तो आप ध्यान रखिएगा ये इनकी तीसरी अवस्था है, जिसको उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल मोरल स्टेज कहा जाता है। और जिसकी अवस्था की बात करें उम्र की, तो वो 13 वर्ष से अधिक के बच्चों में की उम्र, ये अवस्था इन्होंने बताई है। अब देखिए फ्रेंड्स,
अब इन्होंने प्रत्येक अवस्था के दो दो चरण बताए हैं, मैंने आपको पीछे बताया और अब मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि तीन अवस्थाएं बताई और हर प्रत्येक अवस्था के दो दो चरण बताए हैं। तो अब इस तरह से टोटल 6 चरण हो गए। तो आइए देखिए इनको डिटेल में देख लेते हैं। पहली बात आती है इनकी पूर्व नैतिक स्तर की। जो इनकी पहली अवस्था है पूर्व नैतिक स्तर, 4 से 10 वर्ष के बीच की इनकी आयु होती है इस अवस्था के बालकों की, और इस अवस्था को बाल अवस्था के रूप में जाना जाता है। जो कि बाल अवस्था आप जानते हैं बाल मनोविज्ञान में 6 से 12 को बाल अवस्था के रूप में जाना गया है, और इनकी उम्र 4 से 10 वर्ष की है तो इसको भी बाल अवस्था के रूप में जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाए कि लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय की किस अवस्था को बाल अवस्था के रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर पूर्व नैतिक स्तर के साथ जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? पूर्व नैतिक स्तर, प्री कन्वेंशनल मोरल स्टेज। अब देखिए इस स्तर के अंतर्गत दो अवस्थाएं या दो चरण, जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक के अंदर जो चरण है तो दो चरण आते हैं। पहला चरण क्या है? आज्ञा व दंड की अवस्था, और दूसरा है अहंकार की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा अहंकार की अवस्था। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला देख लेते हैं आज्ञा और दंड की अवस्था। कम आयु में अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए ना किया जाए। इस उम्र में जब बच्चा 4 से 10 वर्ष का होता है तो काफी छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, इतना परिपक्व नहीं होता समाज के हिसाब से, तो वो कार्य करने से डरता है। अब देखिए डरता क्यों है उसको मैं पहले उसको बताता हूँ डरता क्यों है। क्योंकि घर के परिवार के लोगों द्वारा बच्चों को यह सिखाया और बतलाया जाता है कि अगर आप गलत कार्य करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। हम भी दंड देंगे, समाज भी आपको दंड देगा। विद्यालय में आप गलत काम करेंगे तो आपके अध्यापक आपको दंड देंगे। तो इस कारण बच्चा परिपक्व कम होता है और आयु उसकी कम होती है, तो बच्चा डरता है कि काम करने से, कि वो सोचता है काम करूंगा कहीं गलत ना हो जाए, गलत होगा तो मुझे दंड मिलेगा। तो इसीलिए ये सब इस अवस्था को आज्ञा और दंड की अवस्था कहा जाता है। आज्ञा परिवार के लोग, इस विद्यालय के लोग देते हैं, और दंड भी परिवार और विद्यालय के लोग ही देंगे। तो ये हो गई हमारी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी चरण आता है पहली अवस्था का, अहंकार की अवस्था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह परिपक्व होने लगता है, समाज को समझने लगता है, उसके अंदर समझदारी और बुद्धिमानी आने लगती है, और इसीलिए वह क्या करता है? झूठ बोलना शुरू कर देता है। अगर उसका कोई उद्देश्य है, उसका कोई बात है जिसको छिपाना चाहता है, उसका अपनी उद्देश्य की पूर्ति चाहता है, तो वह झूठ बोलने से भी नहीं कतराएगा, और इसी कारण बच्चे में अहंकार आने लगता है। और इस अवस्था में बच्चे, इस अवस्था को देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, बोल्ड डबल अंडरलाइन करके इसको नोट कीजिएगा कि जैसे कि तैसी अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा व्यवहार बच्चे के साथ उसके साथी संबंधी करेंगे, बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उनके प्रति करता है। अगर इसका उदाहरण है, देखिए कितना शानदार उदाहरण मैंने इसमें नोट डाउन किया है। यदि बच्चे के साथी ने उसकी पेंसिल तोड़ दी, मान लीजिए बच्चा स्कूल पढ़ता है, स्कूल में उसके साथी ने उसकी एक पेंसिल तोड़ दी, तो बच्चा भी प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी पेंसिल तोड़ देगा। यही अहंकार की अवस्था है कि बच्चे में अहंकार होता है कि उसने मेरा काम नुकसान करा तो मैं भी उसका नुकसान करूंगा, उसने मेरी सहायता करी, उसने मेरी हेल्प की, तो बच्चा भी उसको हेल्प करेगा। यही बच्चे की इसमें मनोवृत्ति होती है, इसीलिए बच्चा एक अपने अहंकार में होता है, इसीलिए इसको अहंकार की अवस्था कहा गया है। और भूख लगने पर खाना चुरा कर खा लेना भी इसी अवस्था का एक पार्ट है, अहंकार की अवस्था का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दो स्टेप चरण देखे, आज्ञा व दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था, जो कि पूर्व नैतिक स्तर की अवस्था में आते हैं। अब दूसरी अवस्था और एक महत्वपूर्ण अवस्था है परंपरागत नैतिक स्तर अवस्था, जिसको कहा गया है इंग्लिश में कन्वेंशनल मोरल स्टेज, और जो कब से कब तक के लिए रखी गई है महोदय द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय द्वारा 10 से 13 वर्ष के मध्य के आयु के बच्चों के लिए उन्होंने ये नैतिकता की स्तर की अवस्था बताई है। अब देखिए इसके दो चरण की बात कर लेते हैं। इसके भी दो चरण है। तो पहला चरण है प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक तो तीनों अवस्थाओं के नाम याद होने चाहिए, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, तीनों के नाम याद होने चाहिए, और तीनों ही के दो दो जो चरण उनके नाम याद होने चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तीनों के नाम देके आपसे पूछ ले इनमें से चौथा कौन सा नहीं है, या आपको कोई इनके जो चरण है उन चरणों का नाम देके और पूछ ले कि इनमें से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के 6 चरणों में से नहीं है। तो आपको 6 चरण के पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। आप इनको एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज कीजिएगा, लिख लिख के रिवाइज कीजिएगा, और आपको ये अपने दिमाग में, मस्तिष्क में इस तरह बैठा लेने हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और आप इसको राइट कर दें, और राइट करते अपना एक नंबर अपने सभी कंप्यूटर से आगे बढ़ जाए, उनसे ज्यादा नंबर लेकर आए और अपनी एक सीट पक्की करें। आपकी एक सीट आपकी नहीं है, आपके परिवार वालों की है, उस पर हक आपके परिवार वालों का है। आपकी जितनी खुशी आपको होगी उससे ज्यादा खुशी आपके परिवार वालों को होगी। आपके माता पिता का सपना, आपके भाई बहन का सपना जो आपसे जुड़ा हुआ है, जब उसको पूरा होगा तो वो खुश आपसे ज्यादा होंगे। तो आप दिखा दीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। परंपरागत नैतिक स्तर की मैंने 2 अवस्थाएं बताई आपको। पहला बताई प्रशंसा की अवस्था और दूसरी बताई सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और देखिए फ्रेंड्स, पहली अवस्था देख लेते हैं, प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य व्यवहार करेगा वो इसलिए करेगा कि उसको समाज से प्रशंसा मिले,
वो अच्छा बनेगा, अच्छी आदतें दिखाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अपना काम टाइम पे करेगा, लोगों से अच्छा बोलेगा। बॉस इसलिए अच्छा काम करता है, लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय कहते हैं कि वो अच्छा कार्य इसलिए करता है कि इसको समाज से प्रशंसा मिल सके, और इसीलिए बच्चा उन्हीं व्यवहार को उचित व नैतिक मानते हैं जिनकी समाज, परिवार और मित्र से प्रशंसा और स्वीकृति मिलती है। उन्हीं व्यवहार और कार्यों को बच्चा अच्छा मानता है, और यही प्रशंसा की अवस्था का महत्वपूर्ण गुण है। अब इसी का दूसरा चरण आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक व्यवस्था, असल में जो समाज होता है उसमें नियम, कायदे, कानून बने होते हैं, और वही समाज की व्यवस्था होते हैं। उसी के अनुसार अगर आपको समाज का अंग बनना है, समाज के साथ जीना, तो आपको उन व्यवस्था को मानना होगा और उनके अनुसार अपना कार्य, अपने व्यवहार संचालित करने होंगे। तो बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में जब पहुंचने से पहला होता है तो वो सभी समाज की व्यवस्था, कानून को मानता है, क्योंकि उसको पता है कि जब समाज की व्यवस्था, कानून को मानेगा तो समाज में उसका आदर, प्रतिष्ठा और सत्कार किया जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो बच्चा इस अवस्था में सामाजिक व्यवस्था के प्रति पूरा सम्मान दिखाता है और उसको सामाजिक व्यवस्था को ही अपना लक्ष्य मान लेता है और उसके अनुसार व्यवहार और कार्य करता है। अब तीसरी फ्रेंड्स आती है अवस्था इनकी उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल स्टेज। अब इसके भी दो चरण है फ्रेंड्स। पहला चरण है इसका समाज के साथ संबंध, और दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। समाज के साथ संबंध और दूसरा सार्वभौमिक संबंध। तो अब बात करते हैं समाज के साथ संबंध की। इस अवस्था में बालक समाज के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। जब बच्चा इस स्टेज पर पहुंच जाता है, जो कि मैंने आपको बताया 13 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है, ये 13 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। तो जब बच्चा इस उम्र में पहुंच जाता है, इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो नैतिकता के इस अवस्था में होता है कि वो समाज के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, समाज से नए नए संबंध स्थापित करता है और उन संबंधों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है। और वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता कि चोरी, डकैती, लूटपाट की घटना, मारपीट की नहीं करना चाहता, जिससे उसका समाज में प्रतिष्ठा उसकी गिरे, उसका अनादर हो और उसका समाज के साथ संबंध टूटे। तो समाज के साथ संबंध बनाने की व्यवस्था, उसकी ये अवस्था है। और दूसरी बात आती है फ्रेंड्स की सार्वभौमिक संबंध की। दूसरा चरण है इसका सार्वभौमिक संबंध। तो इस उम्र में बालक समाज द्वारा बनाए गए नियमों में अपने विवेक के द्वारा कुछ परिवर्तन करना शुरू करता है। देखिए मैंने आपको बताया पूर्व परंपरागत स्तर में, पूर्व परंपरागत और परंपरागत स्तर में बच्चा जैसा समाज कहेगा, जैसे समाज में नियम कायदे बने हुए हैं उनको ही पूरा मानेगा। अपने तरफ से कोई दिमाग, कोई मस्तिष्क नहीं यूज करेगा, अपना विवेक का प्रयोग नहीं करेगा। समाज के जैसे नियम कायदे आचरण है उनको वैसा ही, जैसा है वैसा ही मान लेगा और उनको उन्हीं के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब बच्चा उत्तर परंपरागत में पहुंच जाता है तो उत्तर परंपरागत में बच्चा उन नियमों में भी अपना विवेक, अपना दिमाग, अपनी सोच लगाना शुरू कर देता है और उनमें अपने अनुसार कुछ परिवर्तन करने लगता है। और आपने देखा भी होगा जब बच्चा 10 से 12-13 वर्ष का है तो उस समय वो समाज के नियमों को जैसा वैसा ही मानता है, जैसा कहती है बिल्कुल वैसा करेगा। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है 13 वर्ष से ज्यादा, तो बच्चा उन नियमों में ये देखता है कि वो नियम अगर परिवर्तित हो सकते हैं या उसके अनुसार उसको लगता है कि यहाँ परिवर्तन की संभावना है, तो वो उनको परिवर्तन कर लेता है, उनमें संशोधन कर लेता है। हालांकि वो समाज के प्रति अच्छे हो या बुरे हो वो अलग बात है, लेकिन यहां बात हो रही है कि बच्चा क्या सोचता है, कैसे उसका नैतिक विकास होता है। तो बच्चा इसमें क्या करता है, समाज द्वारा बनाए गए नियमों में अपने विवेक के द्वारा कुछ परिवर्तन करता है और यह परिवर्तन उसके नैतिकता से संबंध होता है। जैसे उसका नैतिकता का स्तर होगा, जितना उच्च उसकी नैतिकता होगी उतना ही ज्यादा वो परिवर्तन पॉजिटिव होगा, और जितनी उसकी नैतिकता गिरी होगी उतना ही ज्यादा परिवर्तन वो उसका नेगेटिव होगा। और इस अवस्था में बालक अपने मन से भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो यही सार्वभौमिक संबंध है जो कि कोहलबर्ग महोदय ने बताए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान शब्दों के साथ ये तीनों अवस्थाएं और इसके दो चरण, टोटल 6 चरण और 3 अवस्थाएं बहुत ही आसान शब्दों में समझी। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। और अगर आप अपने मेरे साथ अगर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे और नोट्स को अगर आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, क्योंकि असल में ये सिद्धांत इंटरेस्टिंग इसलिए है फ्रेंड्स, और इंपोर्टेंट तो है ही, काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें जो घट रहा है नैतिकता का, वो असल में थोड़ा बड़े बच्चे में घट रहा है और उसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा ही होता है। बच्चों में नैतिकता का विकास इसी तरह होता है। और देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय कितने ज्यादा लगनशील व्यक्ति थे कि उन्होंने 20 साल तक बच्चों पर प्रयोग किया, विशेष प्रकार प्रयोग किए कि ताकि नैतिकता का पूर्ण रूप से पता चल सके कि कैसे कैसे बच्चे में नैतिकता का विकास होता है। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी लगनशील मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोहलबर्ग भी, और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ये तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि कहां के मनोवैज्ञानिक है, तो कहां के मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स, अमेरिका के। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मैंने जितनी मेहनत से बनाई है उससे ही ज्यादा मेहनत से आपको ये पसंद आई होगी और उससे ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आपने वीडियो देखी होगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही हल्के शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको हर चीज टॉपिक वाइज समझाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।